आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। हर्डमानिया का पाचन तंत्र। तो हर्डमानिया का जो पाचन तंत्र होता है वो दो भागों से मिलकर बना हुआ रहता है, दो भागों के अंदर बंटा रहता है। एक भाग इसका एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है और दूसरा भाग इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचक ग्रंथियां कहलाती है। एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल कहलाती है। तो सबसे पहले देखते हैं इसका जो पहला भाग है वो एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल का। जो आहार नाल होती है वो कोइल्ड रहती है यानी मुड़ी हुई या कुंडलित पाई जाती है। और कहाँ रहती है? ब्रेंकियल साइफन, यहाँ वाले भाग से लेकर एनएस तक पूरा पीछे तक फैली हुई पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल ब्रेंकियल साइफन से पूरा एनएस तक फैली हुई पाई जाती है। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो बहुत सारे भागों से मिलकर बनी हुई होती है, बहुत सारे भाग होते हैं। सबसे पहले आता है इसका माउथ पार्ट या मुख भाग। जो मुख भाग होता है वो ब्रेंकियल साइफन यानी जो ऊपर का भाग होता है ब्रेंकियल साइफन कहलाता है, जिसे बकल कैविटी भी बोलते हैं। तो जो माउथ होता है वो जो ब्रेंकियल साइफन होता है उसका शीर्ष या एपिकल भाग होता है, बिल्कुल ऊपर के भाग पर स्थित होता है। जो माउथ होता है उसे ब्रेंकियल अपार्चर भी कहते हैं। माउथ को ब्रेंकियल अपार्चर कहते हैं। इस अपार्चर के द्वारा क्या होता है, जो जल होता है वो वाटर करंट यानी जल धारा के रूप में कहाँ आता है? बकल कैविटी के अंदर, ब्रेंकियल साइफन या बकल कैविटी के अंदर आता है। जल जो होता है वो ब्रेंकियल अपार्चर से होता हुआ बकल कैविटी के अंदर आता है। इसके बाद में एलिमेंट्री कैनाल का जो दूसरा भाग है वो कहलाता है बकल कैविटी या मुख गुहा कहते हैं। जो ब्रेंकियल अपार्चर होता है वो पीछे एक चौड़े छिद्र के द्वारा कहाँ खुलता है? बकल कैविटी के अंदर खुलता है। और बकल कैविटी का जो पीछे का भाग है वो एक चौड़े क्षेत्र के द्वारा घिरा हुआ रहता है। चौड़े क्षेत्र के द्वारा घिरा हुआ रहता है। ये क्या कहलाते हैं? स्फिंक्टर्स कहलाते हैं। बकल कैविटी का पीछे का भाग जो होता है थोड़ा चौड़ा होता है, जो स्फिंक्टर्स यानी सेवर्नी बोलते हैं हिंदी में, स्फिंक्टर्स के द्वारा ढका हुआ रहता है। ये स्फिंक्टर्स क्या काम करते हैं? जो बड़े भोजन के कण होते हैं, लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें ग्रसनी या फेरेनिक्स के अंदर जाने से रोकता है। जो लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें फेरिक्स यानी ग्रसनी के अंदर जाने से रोकता है। अब जो स्फिंक्टर्स होते हैं उनके पीछे बिल्कुल प्रवर्ध या स्पर्शकों का समूह पाया जाता है। स्फिंक्टर्स के बिल्कुल पीछे प्रवर्धों का एक समूह पाया जाता है जो कि शाखित या ब्रांच्ड रहते हैं, स्पर्शक कहलाते हैं, टेंटेकल्स कहलाते हैं। ब्रेंकियल साइफन का जो आधार का भाग होता है उसमें शाखित, ब्रांच्ड, स्पर्शक यानी टेंटेकल्स का समूह पाया जाता है। ग्रुप के रूप में इसमें टेंटेकल्स या स्पर्शक उपस्थित रहते हैं जो क्या कहलाते हैं? ब्रेंकियल टेंटेकल्स कहलाते हैं। ब्रेंकियल टेंटेकल्स कहलाते हैं। इसके बाद में इसका जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका थर्ड पार्ट आता है फेरिक्स या ग्रसनी। जो बकल कैविटी या जो ब्रेंकियल साइफन होता है उसके नीचे का बिल्कुल आधार का भाग होता है वो फेरिक्स या ग्रसनी कहलाता है। ये जो पूरा है इसके आधार का भाग ये फेरिक्स या ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी जो होता है वो एट्रियल अपार्चर यानी ये जो इधर वाला भाग होता है एट्रियल अपार्चर, उसका पूरा भाग घेरे हुए रखता है। अधिकतर भाग इसका लगभग घेरे हुए रखता है। जो फेरिक्स होती है वो दो भागों के अंदर बंटी हुई पाई जाती है। फेरिक्स जो होती है वो दो भागों के अंदर बंटी हुई रहती है। फेरिक्स का पहला भाग प्री ब्रेंकियल रीजन कहलाता है, पूर्वग्रसनी भाग कहलाता है। और जो दूसरा भाग है वो ब्रेंकियल सेक या क्लोम कोश कहलाता है। जो प्रीग्रसनी होता है उसके अंदर दो वर्ताकार रिंग टाइप में स्ट्रक्चर होती है जो अग्र और परिग्रसनी पट्टी यानी पेरीफेरेंजियल बैंड कहलाती है। ये जो उभार होते हैं या जो रिंग होती है वो कंप्लीट होती है, मतलब पूरा गोलाकार रचना के रूप में होती है। दोनों जो पेरीफेरेंजियल बैंड रहते हैं दोनों के बीच में ग्रूव या खांच पाई जाती है, जिसे बोलते हैं पेरीफेरेंजियल ग्रूव या खांच। फेरिक्स का जो दूसरा भाग होता है वो ब्रेंकियल सेक या क्लोम कोश कहलाता है। क्लोम कोश जो होता है फेरिक्स का पिछला बड़ा भाग होता है जिसके आधारी भाग के ऊपर एंडोस्टाइल पाई जाती है। एंडोस्टाइल पाई जाती है जो कि म्यूकस का स्त्रावण करने का कार्य करती है, म्यूकस का स्त्राव करती है। ऊपर की ओर इसमें डोर्सल लेमिना पाई जाती हैं। डोर्सल लेमिना जो क्या काम करते हैं? भोजन को इसोफेगस में पहुंचाने का काम करते हैं। जो ब्रेंकियल सेक होता है, ब्रेंकियल सेक या जिसे क्लोम कोश भी कहते हैं हिंदी में, क्लोम कोश के अंदर क्या रहते हैं? छोटे छोटे स्टिग्मेटा यानी श्वास रंध्र उपस्थित होते हैं, श्वास रंध्र पाए जाते हैं। ब्रेंकियल सेक के अंदर गिल स्लिट्स होती हैं, गिल स्लिट्स यानी क्लोम दरारें पाई जाती है। उसके बाद में जो अगला जो भाग आता है एलिमेंट्री कैनाल का, वो कहलाता है इसोफेगस, जिसे ग्रास नाल कहते हैं। इसोफेगस जो होता है एलिमेंट्री कैनाल का बिल्कुल छोटा सा भाग होता है जो क्या काम करता है?
ग्रसनी को यानी फेरिक्स को आमाशय से, पीछे स्टोमक यानी आमाशय का भाग है, तो इसोफेगस क्या काम करता है, ग्रसनी यानी फेरिक्स को स्टोमक से जोड़ने का काम करता है। स्टोमक और फेरिक्स को जोड़ने का काम जो है इसोफेगस करता है। कैनाल का जो अगला भाग आता है वो कहलाता है स्टोमक या आमाशय। आमाशय एक ट्यूब जैसी रचना होती है, एक नलिकाकार संरचना होती है, जो इसका जो व्यास होता है, आमाशय का जो व्यास होता है वो इसोफेगस यानी ग्रास नाल की तुलना में ज्यादा होता है। आमाशय क्या काम करता है, भोजन का स्टोरेज और पाचन करता है, यानी स्टोरेज करेगा और डाइजेशन करने का काम क्या होता है आमाशय के अंदर। अब जो आमाशय होता है फिर वो आगे जाकर कहाँ खुलता है, इंटेस्टाइनल जो आंत्र होती है वहां खुलता है। आमाशय आगे जाकर इंटेस्टाइन या आंत्र के अंदर खुलता है। कैनाल का अगला भाग कहलाता है इंटेस्टाइन या आंत्र। आंत्र जो होता है उसकी स्ट्रक्चर एक लूप के जैसी होती है। इस प्रकार लूप जैसी संरचना में इंटेस्टाइन रहती है। इसमें दो भुजाएं पाई जाती है, एक आरोही भुजा कहलाती है और एक अवरोही भुजा कहलाती है। एक भुजा आरोही कहलाती है, एक भुजा अवरोही, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब पाए जाते हैं। जो असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब होते हैं या दोनों भुजाएं होती हैं, दोनों भुजाओं के बीच के अंदर क्या रहता है, लेफ्ट गोनेड यानी बायां जनद पाया जाता है। दोनों भुजाओं के बीच के अंदर क्या पाया जाता है, बायां जनद पाया जाता है, जिसे कहते हैं लेफ्ट गोनेड। एंट्री कैनाल का जो अगला भाग है वो कहलाता है रेक्टम। रेक्टम या मलाशय। आंत्र जो होती है वो कहाँ खुलती है, मलाशय के अंदर। जो रेक्टम होता है उसके अंदर खुलती है। जो रेक्टम होता है वो एनएस में क्लोका छिद्र पाया जाता है, उसकी सहायता से बाहर की ओर खुलती है। एनएस में क्लोका पाया जाता है, जिसे छिद्र रूपी संरचना पाई जाती है, जिसे क्लोका कहते हैं। तो रेक्टम कहाँ खुलेगा, फिर एनएस से होता हुआ क्लोका के अंदर खुलता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पहला भाग था एलिमेंट्री कैनाल, वो वहाँ रेक्टम पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र का जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो कहलाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या पाचक ग्रंथियां। तो जो हेडमानिया होता है उसके अंदर दो प्रकार की पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक लीवर कहलाती है और एक पाइलोरिक ग्लैंड या पाइलोरिक ग्रंथि कहलाती है। तो सबसे पहले देखते हैं लीवर। लीवर होता है वो बड़ा होता है, गहरे भूरे रंग का और बाइलोब्ड होता है, दो पालियों से बना हुआ रहता है। राइट और लेफ्ट लोब इसके अंदर पाए जाते हैं। यकृत जो होता है उसमें दो पालियां पाई जाती है, राइट और लेफ्ट। दोनों जो पालियां होती है वो स्टोमक यानी आमाशय के दोनों ओर स्थित होती हैं। आमाशय के दोनों ओर यकृत की जो दोनों पालियां होती है वो उपस्थित होती हैं। यकृत के अंदर बहुत सारी ट्यूब जैसी नलिकाकार रचनाएं पाई जाती है, जो स्टोमक यानी जो नीचे वाला इसका भाग होता है आमाशय का, वहां खुलती है। यकृत के अंदर बहुत सारी ट्यूब जैसी रचनाएं उपस्थित होती हैं, जो आमाशय के अंदर खुलती है। यकृत के द्वारा तीन प्रकार के एंजाइम का स्त्राव किया जाता है, एमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज। एमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज तीन प्रकार के एंजाइम यकृत या लीवर के द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। तीनों प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो डाइजेशन के अंदर, भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। में दूसरी जो पाचक ग्रंथि होती है वो कहलाती है पाइलोरिक ग्रंथि, पाइलोरिक ग्लैंड। जो पाइलोरिक ग्लैंड होती है वो स्टोमक से लेकर इंटेस्टाइन का जो पीछे वाला भाग होता है, आमाशय से लेकर आंत्र के जो पीछे तक का पार्ट होता है, वहां पे एक जाल के रूप में, नलिकाओं का जाल रहता है, जाल के रूप में यहाँ से लेकर स्टोमक से लेकर इंटेस्टाइन तक फैली हुई पाई जाती है। जो पाइलोरिक ग्लैंड होती है वो इंटेस्टाइन यानी आंत्र के अंदर खुलती है। पर जो हार्डमानिया की पाइलोरिक ग्लैंड होती है वो दो प्रकार की, यानी पैनक्रियाज यानी अग्नाशय और एक्सक्रिएटरी ऑर्गन यानी उत्सर्जी अंग, दोनों का काम करती है। जो पाइलोरिक ग्रंथि होती है वो पैनक्रियाज की तरह भी काम करती है, और जो उत्सर्जी अंग होते हैं, जो एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स होते हैं, उनकी तरह दोनों का काम मतलब पाइलोरिक ग्लैंड्स करती है। तो इसे उत्सर्जी अंग भी कहते हैं, और पैनक्रियाज का काम भी जो पाइलोरिक ग्लैंड होती है वो करती है। तो इस प्रकार जो हार्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है।